ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी देखा था ना, हम लोग ये देख रहे थे लास्ट क्लास में। अच्छा ये नहीं, ये वाला पार्ट है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे थे हम लोग, है ना। सो हम लोग यहीं पे थे कि ये डिस्कस किया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या है, फिर आपका जो इवेंट्स है, सैम्पल स्पेस है ना। और ये सब सिग्मा फिल डिस्कस कर रहे थे। तो एक सेट का आप लोग ना डिस्कस कर रहे थे। सो होता क्या है, जैसे अगर आप, मैं कल लास्ट टाइम सेट डिफाइन कर रहा था। सो मैंने कहा सेट है ना, मे बी ये या तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट, ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, है ना। फिर फाइनाइट में दो पॉसिबिलिटी, या तो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा ना, या तो एम्प्टी सेट होगा या नॉन एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पे है कि या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या यहाँ पे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ये मेरे पास, सो ये है ना सेट, ये आगे भी काम आएगा ये चीजें, कि कोई सेट फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट में एम्प्टी या नॉन एम्प्टी हो सकता है, इनफाइनाइट में काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। अब यहाँ आपको देखना है कि डेफिनेशन क्या है ना। सो डेफिनेशन देखना हमें। सो डेफिनेशन, अब बताओ, एम्प्टी सेट तो पता ही होगा, तो मुझे लिखने की जरूरत है। एम्प्टी सेट का आप में से कोई बताओ डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट, कैसे डिफाइन करोगे आप? हाँ मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, है ना, अ सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो हमारा एम्प्टी सेट है, सिंपल। अब आता है कि नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी भी आपको समझ आ ही रहा होगा कि एक है ना नॉन एम्प्टी सेट, हालांकि यहाँ भी है इनफाइनाइट सेट भी नॉन एम्प्टी सेट ही होगा, हालांकि ना फाइनाइट की दो कैटेगरी है। सो एटलीस्ट वन एलिमेंट है उस सेट में, तो ये आपका नॉन एम्प्टी है, ठीक। और नेक्स्ट अब आता है काउंटेबली इनफाइनाइट का डेफिनेशन क्या है और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो अगर मैं डिफाइन करूं, जैसे फाइनाइट का दूसरा तरीका से डिफाइन किया जा सकता है, चलो मैं डिफाइन कर देता हूं। सो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो ये है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है। सो इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूं कि आवाज बाहर नहीं जाएगा, बस ये कट ना जाए तार एक दिन तो थोड़ा सा ही लगाइए, ज्यादा नहीं। तो ठीक है। सो किसी को आइडिया है आप में से काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है? थोड़ा पानी दे दीजिए शिवा भाई। तो एनीवन जिसको डेफिनेशन पता हो कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है, ट्राई करो अगर कुछ आइडिया हो तो। ओके, सो व्हाट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म? मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? सो लाइक ऐसे हो सकता है, देखो अगर लिखूं मैं, सो अ सेट एस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्यों, मतलब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ। so, नहीं,
किसके साथ बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव टू सेट के बीच होता है ना कोई फंक्शन, अगर आप बाइजेक्टिव बोलते हैं इसका क्या मतलब है? डोमेन और रेंज होगा, कोडोमेन होगा, तो डोमेन क्या कोडोमेन क्या? नहीं है ना, तो ये सब तो पता होना चाहिए सभी लोगों को। देखो, तो काउंटेबली इनफाइनाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, नॉट अनकाउंटेबली। वो जो कह रहा है वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, अ सेट S इज कॉल्ड काउंटेबली इनफाइनाइट, एक सेट S है इफ एंड ओनली इफ there exists a bisective function, from S to N. So there exists a bisective function from S to N. S क्या है? सेट है, N आपका नेचुरल नंबर है। सो अगर एक ऐसा फंक्शन मिल जाए सेट ऑफ S टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि बाइजेक्टिव हो, देन विल कॉल इट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, है ना, उस सेट को बोलेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। एग्जांपल के लिए, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपका जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि Z इज काउंटेबल सेट, ठीक। सो Z इज अ काउंटेबल सेट। मैं अगर ये बोलता हूं, हाँ मनोज, हाँ हाँ हेलो, हाँ जी मैम, मिल गया ना? ठीक है, आप ले लीजिए, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ okay। तो ये बोल रहा है कि a set S is called a countably infinite set, है ना, if and only there exists a bisective function from S to N, है ना, set of natural number to, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि set of integer is a countable set। सो अगर मुझे इसको प्रूव करना, जस्ट आपको एक मैं आइडिया दूं कि अगर कोई बोलता है कि सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल सेट क्यों है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन है f, कहां से? सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, या वाइस वर्सा, उल्टा ही बोल सकते हैं आप, है ना, S टू N और N टू S, आपकी मर्जी है। सो ऐसा बोल सकते हैं Z टू N, तो ऐसा फंक्शन मिल जाए तो काम हो जाएगा। सो बताओ ऐसा क्या फंक्शन आप बना पाओगे जो कि बाइजेक्टिव हो जाए? सो कैन यू सजेस्ट? मैं अगर ऐसा लिखूं, n यहाँ इंटीजर ले रहा हूं मैं, बट उसका इमेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। किसी को आइडिया है? सो कैन यू सजेस्ट मी एनी बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम Z टू N? कोई बाइजेक्टिव फंक्शन बताओ Z से N में। हाँ, सो n स्क्वायर में क्या आ जाएगा? नहीं, तो n स्क्वायर में तो 1 4 9 इस तरह के नंबर्स आएंगे, पूरे नेचुरल नंबर होने चाहिए। y इज इक्वल टू x स्क्वायर? नहीं, x स्क्वायर बाइजेक्टिव नहीं, बाइजेक्टिव होने चाहिए। द फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू नेचुरल नंबर। नहीं, देखो यहाँ पे वैसा नहीं बनेगा। देखो, सो एक होगा, सो एक काम करता हूँ मैं, इसको ऐसा कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे इंटीजर है ना, तो इंटीजर में नेगेटिव वालों के लिए बोलो बोलो। सो एक काम करता हूँ मैं, n टू z कर देता हूँ इसको, मतलब ऐसे बना सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो मैं इसको लिख देता हूँ n टू s, ऐसा समझो चलो, कि हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ मैं n टू s कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए आसान होगा लिखना। वैसे भी उसका इनवर्स फंक्शन लिखना पड़ेगा, और वैसे भी कर सकते हैं। अब बता ना कि if f is from a to b
देन f इनवर्स विल बी फंक्शन फ्रॉम b टू a, ठीक है। तो यहाँ पे n टू z बना देता हूँ। चलो अब बताओ, n नेचुरल नंबर है, अभी सजेस्ट कर सकते हो जिसका इमेज इंटीजर्स आए। तो एक केस में होगा n/2 जब n इवन हो, और एक में होगा n-1/2 जब n ऑड हो। अब एक काम करो, कहीं एक माइनस लगा लो, मान लो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, सो क्या होगा चेक करो, या यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस यहाँ भी लगा सकते हो, यू कैन पुट माइनस हेयर। सो कोई एक जगह माइनस लगा लो, यहाँ -n/2 कर दो। सो अब ठीक है ना, चेक करो बाइसेक्टिव है। तो बाइसेक्टिव फंक्शन क्या होता है कोई बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्टिव फंक्शन? 1 1 एंड ऑन टू दोनों है ना, सो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो चेक करो इसको, तुम अगर चाहो तो तुम इसको वेरीफाई करके देखो कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं, देख लो, मैं बता देता हूँ फिर भी। तो ये डेफिनेशन है, और ये मैं आगे भी खूब यूज करूंगा ये वर्ड, काउंटेबली इनफिनाइट, काउंटेबली है ना, इनफिनाइट, अनकाउंटेबली इनफिनाइट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या है। सो जस्ट अगर तुम देखो तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से है, और यहाँ 0 -1 1 -2 2 एंड इस तरह से चल रहा है मान लो। सो बताओ 1 की इमेज क्या होगी, n को मैं 1 रखूंगा तो इमेज क्या बनेगी? You put n is equal to 1, what is image? 0। तो जब n को 1 रखोगे तो 1 की इमेज आएगी 0 पे, और 2 की इमेज क्या आएगी, है ना, 2 की इमेज -1, हाँ, फिर 3 की इमेज सो ऐसे ही यू कैन जस्ट, तो यहां से 2 की इमेज निकालोगे आप तो n को 2 रख लो, सो जब इवन रखोगे तो -1 है ना, 3 की इमेज +1, 4 की इमेज -2, 5 की इमेज +2, एंड चलता रहेगा, 6 की -3, 7 की +3। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा कोई 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन बताओ, हाउ डू यू चेक फंक्शन इज 1 1, डेफिनेशन क्या है? ये तो थ्योरम है, जरूरी थोड़ी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? नहीं, लोग ठीक से आता नहीं है सर। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स have distinct images. यस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। और जो तुम सत्यम बता रहे थे आधा अधूरा बता रहे थे, उसमें ये होता है कि x, अगर एक तरीका है कि x1 इज डिफरेंट दैन x2 implies fx1 डिफरेंट दैन fx2। दूसरा तरीका उसी को बोलते हैं if fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2। सो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आप लोगों ने 11 12 में पढ़ा भी होगा, तो ये कैलकुलस में हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब कैलकुलस में आएगा। सो अभी जस्ट मैं चूंकि इसका यूज करूंगा इस वर्ड का, जैसे मैंने है ना अभी सिग्मा फील्ड के डेफिनेशन में मैंने काउंटेबली, हम लोग क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन बोला था, फील्ड के डेफिनेशन में हमने, या अलजेब्रा के डेफिनेशन में मैं लिखा था कि फाइनाइट यूनियन। तो बस यही डिफरेंस बता रहा हूँ, काउंटेबल में फाइनाइट में डिफरेंस क्या है। सो ठीक है जी। सो ये मतलब दिस इज अ 1 1 फंक्शन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। ऑन टू क्या होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सो आपने जो लोअर क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 1 1 ऑन टू के, यूज दैट, एंड दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। सो व्हाट आई एम सेइंग, this function is a bisective function, here this is, so f is bisective function। so actually ये जो मैं लिख रहा हूं अभी, दिस इज जस्ट टू प्रूव, तो हमने बस इस जस्टिफिकेशन दिया है कि y z इज अ काउंटेबल सेट, जो रैशनल नंबर का सेट है, सॉरी जो इंटीजर्स हैं वो क्यों काउंटेबल है, ठीक है ना, काउंटेबली इनफिनाइट सेट है एक्चुअली। सो अभी बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस डेफिनेशन ठीक से समझना है कि डिफरेंस क्या है। सो लाइक है ना, तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे, जैसे इसका एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
set of integers, set of rational number, etc. है ना, this type of sets will be countably infinite. Set of natural numbers, set of integers, set of rational numbers, these are countably infinite sets. तो मैं भी इसका भी डेफिनेशन लिख रहा था. फाइनाइट सेट यू नो दोज हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, इधर 1 और 2 और 3, सो उसके लिखने की जरूरत नहीं है. अब आता है अनकाउंटेबली इनफिनाइट. सो ये जो काउंटेबली इनफिनाइट सेट है, इसके बाद एक वर्ड आता है काउंटेबल सेट. आई थिंक ये लास्ट क्लास में भी लिखा था मैंने, काउंटेबल सेट. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट? कोई बताओ काउंटेबल सेट की डेफिनेशन क्या है? No, definition I'm asking, not example. हाँ कोई एक है ना. So a set which is finite or countably infinite, कोई एक है ना. The finite set है, that is also countable set, and countably infinite set is also countable set. ये definition लिख रहा हूँ. So a set which is finite or countably infinite, or countably infinite. A set which is finite or countably infinite ठीक है ना. जैसे एग्जांपल के लिए empty set is also a countable set. Empty set is also a countable set. Why? Because empty set is a finite set. Singleton set is also a countable set. Why? Because singleton set is a finite set. So और हो सकता है जैसे 1, 2 up to 10 तक ले लो, ये एक finite set है. also set of natural number भी, क्योंकि set of natural number infinite है, but this is countably infinite. तो natural number हो गया, set of integers हो गया, rational numbers हो गया. So these sets are actually countable set. So countable set means क्या, जो भी है ना, मतलब ये समझो. So that is जो हमने लिखा है countable set, ये actually finite set होगा, या है ना finite set हो या countably infinite हो, इसका ये मतलब है. So लिख तो दिया, ये क्या बार बार लिखूं, है ना. So ये इसका डेफिनेशन है. So मैं वापस आता हूँ. कुछ पूछना है किसी को? हाँ इसका भी है, तुम इसका प्रूफ देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं. तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? पी क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना. तो इसका तुम अगर प्रूफ देखोगे ना, तो पी कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, जीरो को छोड़ के, ये ना. तो एक आगे हालांकि एक प्रॉपर्टी भी है कि काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. सो एक्चुअली पी के पास कितनी चॉइसेस तुम्हारे पास है? जेड मैनी, और क्यू के पास भी जेड मैनी. या इसका प्रूफ अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसा होता है कि हम इस सेट को ना लेबल कर सकते हैं. वी कैन लेबल दिस सेट. तुम्हें पता है कि सो ये जैसे ऐसा हो सकता है Q1, Q2, Q3. प्रूफ थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें एक आइडिया बता दे रहा हूँ. प्रूफ उसका कोई भी रियल एनालिसिस की बुक उठाओ, उसमें तुम जाकर देखो जहाँ पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जहाँ पे सेट थ्योरी डिस्कस. एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जो एक बुक है, इस बुक में जाकर देख लेना अगर तुम्हें प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ चाहिए. तो ये जो बुक है रियल एनालिसिस बाय, हम लोग ये बुक फॉलो करेंगे सीक्वेंस सीरीज के लिए. सो एक तो है मलिक एंड अरोड़ा, ये देख सकते हो, नहीं तो दूसरा है, अच्छा उसका हेडिंग है मैथमेटिकल एनालिसिस. सो मलिक अरोड़ा वाली बुक की जो हेडिंग है वो मैथमेटिकल एनालिसिस है इसका. सो इसमें तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा. मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ कैसे प्रूफ किया गया है. और दूसरा बुक फॉरेन ऑथर का देखना हो, सो रियल एनालिसिस बाय बार्टल एंड सेबॉट, या बार्टले बोलते हैं, बार्टल एंड सेबॉट. सो इन दोनों बुक में तुम्हें कोई भी एनालिसिस की बुक में तुम्हें इसकी प्रूफ मिल जाएगा तुम्हें. सो उसमें जाकर देखो सेट वाले चैप्टर में, उसमें तुम्हें मिल जाएगा. सो होता क्या है कि हम लोग रैशनल नंबर ऐसा Q1, Q2, Q3, Q4 एंड डॉट 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 ऐसा बना सकते हैं. जैसे एग्जांपल को मैं बता देता हूँ, जैसे 1/2 हुआ, आगे 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/5 होगा. इस तरह से अगर तुम काउंट करना चाहोगे तो हर नेचुरल नंबर करस्पॉन्डिंग एक एक तुम रैशनल को मैप कर सकते हो.
तो इसका प्रूफ इस तरह से दिया जाता है, या ऐसा Q11 Q12 Q13 Q14 इस तरह से बुक में मैप्ड होगा। तो ये तुम्हें समझा दूं मैं ऐसा कुछ, ये Z क्रॉस Z का सबसेट है, ये समझ सकते हो तुम। मतलब अगर ऐसे में इसका कार्डिनलिटी निकालूं तो जो Z क्रॉस Z की कार्डिनलिटी है ना उससे कम होगी, और ये Z क्रॉस Z काउंटेबल है, इसलिए Z क्रॉस Z भी काउंटेबल होगी। तो इसलिए इसका प्रूफ कहीं ना कहीं मतलब नॉट डायरेक्टली सबसेट है, कहने का मतलब ये है मेरा कि जो कार्डिनलिटी इसकी होगी Q की वो लेस देन इक्वल टू होगी Z क्रॉस Z के कार्डिनलिटी के, और चूंकि ये जो है काउंटेबल सेट है तो ये भी काउंटेबल ही होगा ये। अदरवाइज दूसरा तरीका प्रूफ तुम्हें इस तरह से बुक में मिल जाएगा कि वो लोग क्या करते हैं पैटर्न बनाते हैं कि 1/2 1/3 1/4 इस तरह का नंबर हो सकता है, या 2/3 2/4 2/4 तो 1/2 ही आ गया, 2/5 2/7 इस तरह से, जिसमें कॉमन फैक्टर कैंसिल कर रखा है। P और Q प्राइम फैक्टर है, तो देखो ये भी लिखा जाता है कि P और Q और प्राइम, चूंकि मैं मैथमेटिक्स ना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो हमें उतना मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना, बट ये प्रूफ हो जाएगा तुम्हें। इस तरह से फंक्शन वो लोग बनाते हैं, बाद में क्या मैप करते हैं 1 के साथ Q11 को मैप कर दिया, 2 के साथ Q12 को, तो ऐसे करके Z नेचुरल नंबर के साथ ये लोग 1 1 फंक्शन बना देते हैं, तो उससे 1 हो जाता है काउंटेबल। नेचुरल और इंटीजर, नेचुरल इंटीजर तो रेशनल में आ गए ना ऑलरेडी, तो इक्वलेंस नहीं कर, रैशनल इंटीजर में आ गए मतलब मतलब सर नेचुरल नंबर और इंटीजर तो रेशनल में आ गए जी जी, सर, उनको अलग से नहीं कर, तो क्या दोनों सेट इक्वल है? नहीं सर इक्वल तो नहीं होगा। फिर अब दूध दही तो दूध से ही बनता है, तो अलग अलग बोलने के दोनों को दूध ही बोलो फिर, है ना, अलग क्या है दोनों में? अरे भाई सेट अलग अलग है ना, जरूरत की क्यों जरूरत नहीं है, मतलब सेट सेम ही सेट है क्या तीनों, तुम्हें सेम ही दिख रहा है, क्यों जरूरत नहीं है? नेचुरल नंबर क्या है, क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं और सारे रैशनल नेचुरल नंबर्स हैं, सेम ही है दोनों, तो अलग अलग है ना सेट्स, तो क्यों जरूरत नहीं है लिखने की, डिफरेंट सेट्स हैं क्यों नहीं लिखेंगे? ये प्रॉपर्टी अलग है कि हाँ जितने नेचुरल नंबर वो सब रैशनल है, तो अब ये थोड़ी कि सबको हटा के हम बोलेंगे एक ही वो है कि अब मान लो जितने अब बड़े देश में प्रधानमंत्री तो है ही, तो सीएम की क्या जरूरत, हटा दो सारे सीएम को, तुम्हारा ये पॉइंट हो गया कि चलो पीएम तो है ही देश में, तो क्या जरूरत है सीएम की फिर? तो हर सेट का अपना इंपोर्टेंस है, तो ये थोड़ी कि बाकी सेट को भूल जाओ एक ही सेट को याद रखो, सब अलग अलग है ना। नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3 4, ये सेट सेम थोड़ी है। जहां बोलेगा कि क्वेश्चन में अगर आता है कि n इज अ नेचुरल नंबर, तुम क्या करो हटा के रैशनल नंबर पढ़ोगे उसको, सेम थोड़ी है दोनों, डिफरेंट है ना, तो क्यों इंपोर्टेंस, सबका अलग अलग इंपोर्टेंस है। इंटीजर अलग सेट है, सब सेट अलग अलग है, ये कोई पॉइंट थोड़ी है क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये तो सेट अलग अलग है दोनों, सबका अपना अपना इंपोर्टेंस है, नेगेटिव नंबर भी अलाउड है, सेम सेट थोड़ी है सबकी, ये सब एक कैटेगरी के सब काउंटेबल सेट्स हैं, लेकिन सेट तो डिफरेंट है ना, सेम सेट थोड़ी है सब, तो डिफरेंट सेट्स हैं ये। यहाँ तुम्हारे फ्रैक्शंस आते हैं p अपॉन q जैसा, तो सेम कैसे हो गए सब? वो अलग बात, तुम जानते हो कि हाँ नेचुरल नंबर का सेट जो है वो सबसेट है इंटीजर का, वो सबसेट है रैशनल नंबर का, सब सेम थोड़ी है, सब तो अलग अलग सेट है, तो क्यों अलग अलग नहीं पढ़ेंगे ये चीजें। ठीक है जी, एनीवे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे कल थे। तो मैं बात कर रहा था एलजेब्रा और सिग्मा एलजेब्रा की, है ना, तो लास्ट क्लास में डिफाइन किया था हमने। अच्छा एक रह गया अनकाउंटेबल सेट, तो ये अनकाउंटेबल सेट क्या होगा, या है ना, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल सेट, इसका डेफिनेशन क्या होगा जी, है ना, इसी का दूसरा नाम है, तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट बोलो, ये इसी का नाम है अनकाउंटेबल सेट, सेम है दोनों, है ना, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल सेट दोनों सेम है। तो क्या हाउ कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, कोई बताओ कैसे डिफाइन करें? तो देखो सिंपल है, अनकाउंटेबल सेट क्या था, या तो तुम वैसे लिख सकते हो, या सिंपल एक अगर वैसे नॉर्मली समझाऊं तुम्हें, सो अ सेट विच इज नॉट अ काउंटेबल सेट, जो काउंटेबल सेट नहीं है,
a set which is not a countable set is called uncountable set. अब ध्यान ये रखना है कि जो काउंटेबल सेट है और काउंटेबली इनफाइनाइट है दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। मैंने कहा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस हुआ तो क्या हम इसको अनकाउंटेबल इनफाइनाइट बोल सकते हैं? जी जी जी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ मतलब कहां से कहां तक? एक इंटरवल में हम हाँ, अनकाउंटेबल सेट जैसे एग्जांपल्स होता है जो कॉन्टिन्यूअस सेट्स होते हैं एक्चुअली। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ अनकाउंटेबल सेट का एग्जांपल देता हूँ। सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, डिफरेंट सेट्स हैं। कोई भी इंटरवल लोगे वो अनकाउंटेबल है आपका, ठीक है ना। सो ये कोई इंटरवल लेंगे तो वो अनकाउंटेबल होगा, चाहे इंटरवल ओपन हो या सेमी ओपन हो, है ना, जहाँ ए बी डिफरेंट है। तो इस तरह से ये सब अनकाउंटेबल सेट है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अनकाउंटेबल सेट है। तो ये सब अनकाउंटेबल सेट्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस सेट बोलते हैं, समझ लो, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस सेट है एक्चुअली। एक डिस्क्रीट सेट होता है, तो डिस्क्रीट सेट मतलब काउंटेबल सेट, कॉन्टिन्यूअस सेट मतलब अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो वो भी आएगा आगे। तो वो कहीं ना कहीं रैंडम वेरिएबल के रेंज पे डिपेंड करता है वो। सो अभी आपके पास ये कौन से सेट अनकाउंटेबल सेट होगा, तो जो काउंटेबल नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। या ऐसा समझ सकते हो कि रियल नंबर के साथ बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या है, कि एक सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होगा अगर नेचुरल नंबर से एस में बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए। तो वैसे ही अनकाउंटेबल क्या होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर से एस में बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए। लेकिन चूंकि हम मैथमेटिकली चीजें, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे थे कि हम प्रूफ करेंगे हर चीज को, और एंट्रेंस में प्रूफ में उतना हम फोकस भी नहीं करता हूँ मैं ना, कॉलेज में जब पढ़ाते हैं तो प्रूफ करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ मेनली क्या है कि आपको समझना है कि मीनिंग क्या है और अप्लाई कैसे करना है। सो ये आपको समझना है, ठीक है ना। सो बस मुझे ये यूज किया था मैंने कल, इस पे आ गया। सो अब मैं सीधा सीधा आता हूँ एलजेब्रा पे। सो एलजेब्रा मतलब या फील्ड जो हमने लिखा था, तो ये फील्ड हमारे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में है ना। ये एलजेब्रा और फील्ड मैथमेटिक्स में अलग मीनिंग है, फील्ड का वहाँ मीनिंग कुछ और है लीनियर एलजेब्रा में, है ना। ये एलजेब्रा एक अलग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में। यहाँ हम स्टैटिस्टिक्स में बता रहे हैं मेजर थ्योरी में कि एलजेब्रा का मीनिंग क्या है, या इसी का दूसरा नाम फील्ड है। इसमें हमने कहा था कल कि ये कल हमने यहीं पे खत्म किया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे कल की क्लास खत्म हुई थी। सो मैंने कहा था लेट ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। सो ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, ठीक है। सो ओमेगा आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। हमने कहा था अ सेट जिसका नाम जी रखा था, है ना, अ सेट जी ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा इज कॉल्ड एलजेब्रा इफ एंड ओनली इफ। बताओ क्या क्या डेफिनेशन याद है आप लोगों को? सर यहाँ जो जी है वो तो सर सेट ऑफ इवेंट्स हो गया ना। यस, सेट ऑफ सेट्स हो गया, हाँ। मतलब वो जी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स भी एक सेट है एक्चुअली। जी एक है जिसका एलिमेंट भी सेट है। तो यहाँ सेट ऑफ सेट्स हो गया, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ इवेंट्स कह दो। तो जी जो है सेट ऑफ इवेंट्स है एक्चुअली। तो जी के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इवेंट्स होंगे, मतलब सेट होंगे। तो कैसे डिफाइन, क्या मैं बोला कल लिखाया था ना डेफिनेशन, तुम लोग डिवाइस किया हो अगर किसी ने तो बताओ, देख के बताओ। मेन तो समझना है, रट्टा मारने से नहीं होगा। तुम्हें समझना होगा कि कोई सेट जी है, जी में क्या है, ओमेगा के सबसेट्स हैं। अब हम जी को कब बोलेंगे, एलजेब्रा या फील्ड, क्योंकि जैम 2024 में इस पे एक क्वेश्चन है, अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें। सो क्वेश्चन है कि क्या डेफिनेशन है इसका, मतलब डेफिनेशन क्या कल दिखाया था ना, कंडीशन देख के बताओ जिनको याद नहीं है तो। क्या कंडीशन था कल? G contains empty set. यस, It is closed under complementation हाँ, and it is closed under finite. yes. So if E belongs to G, then E complement must belong to G. एक ये कंडीशन था। यहाँ था फाइनाइट यूनियन के अंडर क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन। सो ये होगा En
belongs to G, then if you take union I from 1 to, इसका मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इन सब का यूनियन है, that should also belong to G. तो ये अलजेब्रा का डेफिनेशन है. सिग्मा अलजेब्रा में क्या है, फाइनाइट यू कैन टेक, बट यू कैन टेक काउंटेबल यूनियन आल्सो. सो यहाँ पे क्या है कि मैं सिग्मा अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ. ये सब कल हमने लिखा था, सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड, सिग्मा अलजेब्रा एंड सिग्मा फील्ड, ये था हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड. चल लिंक एक क्लब बैट में भेजा था ना. एक मिनट, मैंने लिंक भेजा तुम लोगों को, ठीक है. हाँ, तो इसका डेफिनेशन बताओ. ये भी सिमिलर ही है, तो कुछ खास तो वही कि लेट ओमेगा बी अ सेट ऑफ all possible outcome, set of all possible outcomes of an experiment या of a random experiment, ऐसे कर सकते हो. So of a random experiment, ठीक है, ये था. and again a set G of subsets of omega is called sigma field. ये नोटेशन है सिग्मा फील्ड का, या पूरा लिख सकते हो या सिंपली सिग्मा फील्ड या वर्ड में लिख सकते हो. सिग्मा फील्ड if and only if. so यहाँ भी तीन कंडीशन थी. so what are those three conditions in case of sigma field या sigma algebra? So it contains empty set, closed under complement and closed under काउंटेबल यूनियन है ना. जस्ट डिफरेंस है कि यू इट इज लास्ट क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन, यहाँ काउंटेबल यूनियन भी ले सकते हैं. सो फाइनाइट भी ले सकते हैं और काउंटेबल तक जा सकता है ये. सो इट वाज जस्ट लाइक कि एम्प्टी सेट मस्ट बिलोंग टू जी, देन था इफ ई बिलोंग्स टू जी देन ई कॉम्प्लीमेंट मस्ट बिलोंग टू जी, एंड इफ E1 E2 dot dot dot. so you can consider here countably many sets also, you can consider finite set also, है ना. so this belongs to G, then their union I from 1 to infinity, they should also belong to G. so ये आपका डेफिनेशन है. अब इस पे क्वेश्चंस मैंने कल भी कराए थे, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपके लिए. so जैसे मैं अगर बात करूं, a pair of coin is tossed, so this is called a random experiment. एक coin, pair of coin, two coins को एक साथ toss किया, तो ये experiment है. this is random experiment. sample space या set of possible outcome होगा HH HT. I think इस पे कल लिखा था एग्जांपल मैंने, TH and TT. देखो फिर भी अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कुछ G, मतलब कुछ सेट ऑफ सबसेट्स. सो इसके पास ओमेगा के पास कितने सबसेट होंगे, ये जो ओमेगा के पास कितने सबसेट्स हैं, 16 सबसेट्स हैं. सो नाउ आउट ऑफ दिस 16 यू कैन सेलेक्ट सम सबसेट्स एंड मेक अ सेट G. सो जैसे मैं कुछ बनाता हूं एग्जांपल के लिए, G में बी सेट कंटेनिंग 5 ओनली, G2 you can construct just set containing omega, G3 you can take 5 comma omega. It has 16 subset, you can take few subsets as many as you want, है ना, total. so G4 मैं ले सकता हूँ 5 set containing HH HT, मान लो HH HT, फिर TH TT and
आगे लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा एच टी टी एच टी टी एंड फिर मैं G5 कंस्ट्रक्ट करता हूं। G5 इज पावर सेट ऑफ ओमेगा। सो पावर सेट का मतलब क्या है, ये जो सेट वी आर कंस्ट्रक्टिंग इट विल हैव ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा। सो इसमें आ जाएगा 5 भी आ जाएगा, सेट कंटेनिंग एच भी आएगा एंड लास्ट में ओमेगा। सो यहाँ लिखने का मेरा मतलब है पावर सेट मींस ओमेगा का जितने भी सबसेट है वो सब ले लेंगे और उसका फिर एक सेट बना दिया, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। सो पावर सेट ले लिया हमने। G6 जैसे मैं बनाता हूं कि 5 TT HH और ओमेगा। G7 हो सकता है 5 TH HT ओमेगा। एक और बना देता हूँ फिर यहाँ पे स्टॉप करेंगे ना। तो 8वां सेट में बना देता हूँ G8 5 HT TH एंड कुछ लिखा था HTTH और यहाँ पे HHTT ओमेगा। सो आपको बताना मैंने 8 सेट्स लिखे हैं, इनमें से which are suitable as a sigma field या which sets are sigma field actually। G1 G2 G8 में से बताओ कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है कौन सा नहीं है, या ये फाइनाइट सेट है चूंकि तो मैं अलजेब्रा पूछ लूं, अलजेब्रा या फील्ड, तो कौन सा अलजेब्रा या फील्ड होगा इनमें से। G3, G5 and G8. ओके सो ये G3 हो गया, G5 हो गया, G8 हो गया। बाकी लोग चेक कर लीजिए और होगा कि नहीं। Why G4 is not a sigma field? So because HT का complement नहीं है। HT का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, अच्छा ओके तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे मुझे HH लिखना पड़ता उसके लिए, है ना। ओके ठीक है, तो है ना अगर मैं यहाँ पे चूंकि मैं चाह रहा था बनाना, सो यहाँ आई थिंक मुझे HH लिखना चाहिए, TH HH TT HH। अब हो जाएगा देखो, सो TH लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया HT, हाँ ये उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, और HT का कॉम्प्लीमेंट हो गया TH HH TT, ये HH है ठीक है ना। तो यहाँ पे HH और TT, HH और TT ये हमारे पास है। सो नाउ दिस इज आल्सो सिग्मा फील्ड, चेक करो बाकी। हाँ सर ये G में HT TH का कॉम्प्लीमेंट TH एंड HT नहीं, what is complement of this set? This is a complement. Complement means what? Out of the sample space you remove these elements, so this is a complement and their complement is this one actually. So there were 3 conditions, you check all the conditions। empty set must be there, so वो तो हमने सब में ले लिया है ना, इसको छोड़ के G2 में नहीं है तो G2 नहीं होगा है ना। so यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये G2 नहीं होगा सिग्मा फील्ड, G1 नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंड ये नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस माइनस दिस सेट, बाकी देख लो बाकी तो है ना। सो यू कैन चेक दिस विल सेटिस्फाई ऑल दैट कंडीशंस। सो सिग्मा फील्ड है ना कुछ भी हो सकता है, मतलब देयर आर मोर देन वन सिग्मा फील्ड हो सकता है। सो इट इज नॉट लाइक कि, और ये ट्रिवियल है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रिवियल सिग्मा फील्ड। तो जहां पे कुछ भी नहीं है वो सिग्मा फील्ड है, और जो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड इवेंट एक्चुअली। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट स्पेस और सेट ऑफ इवेंट्स वी कॉल इट, ठीक है जी। मैं कुछ हाँ yes yes correct, so G5 is the largest sigma field and G3 is the smallest sigma field, क्योंकि उससे छोटा नहीं हो सकता। so G3 is the smallest sigma field and G5 is the largest sigma field because
है ना, वी आर टेकिंग ऑल सबसेट्स हियर, सो दिस इज द लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड। सो इससे बड़ा सिग्मा फील्ड आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड। दो एलिमेंट तो होगा है ना, तो ये स्मॉलेस्ट रहेगा, ये लार्जेस्ट रहेगा। सो इस तरह से है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जस्ट, हाँ हाँ डिफरेंस है एक्चुअली। यहाँ पे चूंकि मैं फाइनाइट सेट ही ले रहा हूँ तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, बिकॉज ओमेगा हैज ओनली फाइनाइटली मेनी सबसेट्स, सो यू कैन टेक एट मोस्ट फाइनाइट सबसेट, है ना, यहाँ काउंटेबल सबसेट यू कैन नॉट चूज। सो इसलिए एक्चुअली ये फाइनाइट यूनियन यहाँ पे ले रहे हैं। काउंटेबल यूनियन में क्या होता है, यू कैन सेलेक्ट काउंटेबली मेनी सेट्स। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कंस्ट्रक्ट, मान लो कोई दूसरा एक केस है, लेट्स से वन एग्जांपल आई कंस्ट्रक्ट कि ओमेगा इज 1 2 3, लास्ट क्लास में कर रहा था, ठीक, सपोज, एंड इफ आई टेक, सो हाउ मेनी सबसेट इट हैज, कितने सबसेट इसके पास है, ओमेगा के पास कितने सबसेट होंगे, इनफाइनाइट। कौन से वाला इनफाइनाइट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट? नहीं, तो आगे जाकर रिजल्ट पढ़ोगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे ना, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है ये 2 की पावर n होता है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है हम लोग एक नोटेशन यूज करते हैं अलिफ नॉट वाली, इस तरह से। सो ये एक अनकाउंटेबल सेट होता है, ये भी एक थ्योरी है। सो बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसका प्रूफ सब मैथमेटिक्स की बुक में मिलती है, वहां यही करते हैं। सो इनफैक्ट ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। सो इनफाइनाइट सेट हैज 2 कैटेगरी, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो टोटल सबसेट्स इफ आर कंसीडरिंग, सो इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट एक्चुअली, व्हिच कौन सा वाला इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। सो ये जो मैं बोल रहा हूं ओमेगा हैज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, इसके पास अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। नाउ अब आप पूछ रहा था फाइनाइट, या मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज इफ आई टेक a1 एज 1, a2 एज 2, फॉर एग्जांपल, एंड an एज n, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा समझिए कि an को मैं n ले रहा हूं। अब आप अगर a1 यूनियन अप टू a 100 ले रहे हैं, सो दिस इज द फाइनाइट यूनियन। सो आप कितने सेट का यूनियन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, 100 सेट्स का। सो यू आर कंसीडरिंग यूनियन ऑफ 100 सेट्स, सो 100 इज अ फाइनाइट नंबर, सो दिस इज अ फाइनाइट यूनियन, दिस इज द फाइनाइट यूनियन ऑफ 100 सेट्स, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन डॉट डॉट डॉट, सो यहाँ हो जाएगा यूनियन ऑफ ai's I फ्रॉम 1 to infinite। सो यहाँ कितने सेट का यूनियन लिया हमने, इज इट फाइनाइट? सो दिस इज अ काउंटेबल यूनियन, सो दिस इज अ काउंटेबल यूनियन एक्चुअली। सो दिस इज रेफरेंस काउंटेबल यूनियन ऑफ ai's। तो यहाँ पे बहुत सारे ai's हैं, a1 a2 a3, और ये फाइनाइट यूनियन था। यहाँ जस्ट हमने 100 सेट्स का यूनियन लिया, सो an, ऐसा बोलो n फ्रॉम 1 to 100। सो यहाँ पे आपके पास, यहाँ भी an लिख सकते हैं, सो n from 1 to 100 या ai okay है। So this is a difference, finite union, countable union। countable union means there are countably many sets जिसका आप यूनियन ले रहे हो, finite का finite में। अब इसके कॉन्सेप्ट में कुछ बना सकता हूँ, जैसे if I construct, जी जी जी, अब इसके लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा मैथमेटिक्स वाली बुक, है ना, क्योंकि हम लोग पूरे मैथमेटिकल यहाँ मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो यू कैन सी द प्रूफ्स, ये आपको मिल जाएगा, आप गूगल करो, जस्ट आप अभी गूगल करके देख लो, है ना। जैसे कोई भी आजकल तो जमाना ऑनलाइन है ना, तो आपको चैट जीपीटी या गूगल पे सारे इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आपको राइट इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत है ना। सो यू कैन वेरीफाई दैट, ये थ्योरम है अगेन कि, है ना, क्योंकि एक सेट में अगर 4 एलिमेंट है तो उसके पास कितने सबसेट, 16 सबसेट है एक्चुअली, क्यों नहीं हो सकता। अगर n में काउंटेबली मेनी एलिमेंट है तो 2 की पावर जो काउंटेबली इनफाइनाइट है तो वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसका प्रूफ भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, है ना। सो इनफैक्ट कहने का मतलब ये है
कि ये जो मैं लिखा हूँ अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, तो इस सेट के पास पता है कितने सबसेट्स हैं, जितने रियल नंबर्स होते हैं। सो कार्डिनलिटी जो होगी, अगर मैं पावर सेट लिख दूं इसका, पावर सेट ऑफ ओमेगा जो होगा ना, उसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के कार्डिनलिटी के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सब डीप मैथमेटिक्स है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी और एनालिसिस में ये सब आता है, वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं डायरेक्टली है, ये इनडायरेक्टली कुछ जगह यूज होगा, ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। सो है ना। सो जो पावर मैंने कहा पावर सेट ऑफ ओमेगा का जो ये मॉड लगा रहा हूँ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो इसमें पावर सेट में उतने ही एलिमेंट जितने रियल नंबर्स होते हैं, तो कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो एक थ्योरम होता है, जैसे मैं लिख रहा था ना अभी, अगर तुम्हें दिखाना हो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ए और बी की सेम कार्डिनलिटी अगर तुम्हें दिखाना हो कि जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में है, तुम ये बस दिखा दो कि देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक बाइजेक्टिव फंक्शन ढूंढ लो ए से बी में जो कि बाइजेक्ट मतलब एक फंक्शन जो बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब जितने ए में है उतने ही बी में एलिमेंट, 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया ना, तो रेंज कोडोमेन इक्वल हो गया। तो इस बेसिस पे तुम प्रूव कर सकते हो। तुम्हें अगर प्रूव करना हो तो जितने सबसेट्स बन रहे हैं और वो आर के साथ 1 1 ऑन 2 मैप बना लेगा। तो हम प्रूव नहीं करेंगे, बस मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इसी पे एक सिग्मा फील्ड बनाता हूँ। अब बताओ फील्ड है या सिग्मा फील्ड है। मैं अगर चलो पावर सेट ही ले लूँ, तो जैसे मैं अगर जी बनाता हूँ G1 है ना, तो G1 में ले सकता हूँ सिंपल एक फाई और ओमेगा, और G2 ले लो, G2 में क्या ले लो, ऑल सबसेट्स। मैं बोलता हूँ पावर सेट ले लेता हूँ, सो लार्जेस्ट है ना, पावर सेट ऑफ ओमेगा ले लिया। अब बताओ इसमें आपको डिसाइड करना है अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा, सो विच वन इज अलजेब्रा एंड विच वन इज सिग्मा अलजेब्रा, दोनों हो जाएगा ना इसमें। तो फाइनाइट यूनियन लेंगे तो भी उसमें होगा, काउंटेबल यूनियन भी हो जाएगा इसमें, है ना। सो मतलब डिफरेंस समझ आ रहा है ना आपको, तो आपको पूछा जाएगा उस तरीके से डेफिनेशन समझना है। तो यहाँ पे 10 2 सेट है, फाई है, तो ये भी हालांकि ये भी अलजेब्रा दोनों है, सिग्मा अलजेब्रा भी होगा, क्योंकि पावर सेट ले लिया लार्जेस्ट। बीच का कुछ सेट मैं बना सकता हूँ, अगर मैं कुछ सेलेक्टिव सेट कंज्यूम करूँ तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको भी रहने दो, आगे देखते हैं। बस डिफरेंस बताना था, डिफरेंस फाइनाइट यूनियन काउंटेबल यूनियन का डिफरेंस ये है। बाकी अभी क्वेश्चन है जैम में जो आते हैं, क्वेश्चन देख लो, जैसे 2024 में ही आया था सर जी। सर वो पीछे वाले मेरा डाउट है, उसमें सिग्मा अलजेब्रा कैसे होगा? कौन सा पूछो पूछो। पीछे वाली स्लाइड। हाँ सर ये पावर सेट, ये तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा ना, ये सारे सेट्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट का भी काउंटेबल यूनियन ले सकते हैं। हाँ मतलब कुछ सेट चूज करना है ना मुझे, तो सो इफ आई चूज काउंटेबली मेनी सेट्स, सो उसका यूनियन लेंगे तो क्या इसमें होगा, इफ आई ये नहीं समझ में आया कि जो पावर सेट ऑफ ओमेगा है इस वाले केस में वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट्स है, कि आपने ओमेगा 1 2 3 इस अनकाउंटेबली इनफाइनाइट का हम काउंटेबल ये ले सकते हैं, मतलब ये हाँ एक्चुअली आप शायद डेफिनेशन समझ नहीं रहे, सो आपको ये डेफिनेशन ठीक से समझ नहीं आया। हमें इससे मतलब थोड़ी है जी क्या है, हमें जी से मतलब थोड़ी जी फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल। क्या इसमें कहीं लिखा है कि जी काउंटेबल होना चाहिए अनकाउंटेबल, ऐसा कहीं लिखा है इसमें? सो वी डोंट केयर अबाउट जी इज फाइनाइट और काउंटेबल और इनफाइनाइट, उसका हमें कोई केयर नहीं, यहाँ कहीं भी लिखा है। बस आपको क्या चेक करना है, यू सी केयरफुली व्हाट यू नीड टू चेक, फाई शुड बी देयर। क्या पावर सेट में फाई होगा, यस और नो? ओके, इफ आई चूज एनी सेट, क्या उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें होगा? उसमें सारे ही सबसेट हैं तो सभी होंगे। अगर आप कोई 10 सेट्स रैंडमली उठा लो, उनमें से उसका यूनियन लेंगे, क्या उसमें होगा? सो कहां प्रॉब्लम आएगी? सो हमें इससे मतलब नहीं जी फाइनाइट है, काउंटेबल है, इनफाइनाइट है, हमें बस ये चेक करना है कि इफ आई चूज फाइनाइटली मेनी सेट्स देयर यूनियन शुड बी देयर। और यहाँ पे बस है इफ आई चूज अनकाउंटेबली मेनी सेट्स देन स्टिल देयर यूनियन शुड बी देयर।
इफ आई चूज अनकाउंटेबली मैनी, फाइनाइटली मैनी आल्सो आई कैन चूज हियर, क्योंकि यहाँ काउंटेबल यूनियन बोला हुआ है, तो काउंटेबल में फाइनाइट भी आ जाता है. सो इफ यू चूज फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स then union must be there. If you choose infinite, countably infinite number of sets, still union should be there. ये तो उसमें दोनों केस सेटिस्फाई होगा. आप कोई भी सेट उठा लो, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, सो उसका यूनियन होगा ही उस सेट में एक्चुअली, क्योंकि पावर सेट है वो, इसीलिए. तो जैसे अगर आप यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा था, लिखना क्या ये है ना, ये जैम का पीवाईक्यू है क्या? हाँ, ये जैम पीवाईक्यू 2024 का ही पीवाईक्यू देख लो, मैं इसी को ओपन कर देता हूँ. सर डेली पीपीपी कहाँ पे क्या क्या पीपीपी क्वेश्चन सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भेजा था ना ग्रुप में आज. आप किस ग्रुप में हो? नो, विच ग्रुप यू आर इन? व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ, किस में? ग्रुप का नाम क्या है? सो आप ड्राइव, हाँ, ऑफिसर अनाउंसमेंट में हो, और अच्छा गेट में हो आप, तो आप जैम बैच में भेजा था मैंने आज. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, देखो कुछ क्वेश्चन मैंने भेज दिए, यू कैन प्रैक्टिस दैट. अभी तो मैं जस्ट शुरू किया हूँ, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन उसके मिलेंगे आपको, बट मैं भेज देता हूँ उसमें, ऑफिसर अनाउंसमेंट में भेज देता हूँ. सो यू कैन सी देयर एंड यू कैन प्रैक्टिस दीज मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, ये जो मैंने भेजे हैं, इफ यू अगर पढ़ा है ठीक है, नहीं तो आगे भी, क्योंकि जस्ट तो स्टार्ट ही हुआ है ना, जरूरी इससे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. सो अभी तो जस्ट हमने शुरू किए हैं. सो मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया, ठीक है ना. तो ये 24 का पेपर है. अगर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे ये इस तरह क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते, एग्जाम में आसान क्वेश्चन आते हैं. अच्छा, मुझे ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, क्या क्वेश्चन नंबर था. ये 17 नंबर क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन पूछा गया अभी इसी साल 2024 जैम में. अब देखो, मतलब बहुत मुश्किल नहीं, जिसको डेफिनेशन याद है वो इजीली कर पाएगा, जिनको डेफिनेशन याद नहीं है दे विल नॉट बी एबल टू डू, क्योंकि डेफिनेशन पता होगा तभी तो अप्लाई कर पाओगे आप. सो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यू रिमेंबर ऑल डेफिनेशन, जो भी सिलेबस में वर्ड यूज्ड है उसके डेफिनेशंस आपको पता हो, देन उससे रिलेटेड थ्योरम्स भी आपको पता होने चाहिए. अब ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है. तो पूछ रहा है कि सैंपल स्पेस ओमेगा इज 1 2 3 4 5 6, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रा, आपको ये बताना है. और फील्ड चेक करो, बताओ. सर बी होगा. ओके, बाकी लोग देखो. Sir, there is one option only or more than one? हाँ, सिंगल करेक्ट, इज लिखा है ना, सिंगल करेक्ट. और जैम में क्या होता है कि लाइक 17 क्वेश्चन है ना, सो व्हाट हैपेंस 1 to 30 जो होगा दैट विल हैव ओनली करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, 31 to 40 में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा, और 41 to 60 में न्यूमेरिकल आंसर टाइप नंबर्स आंसर आएंगे. सो हियर इज ओनली करेक्ट ऑप्शन. और मोर देन वन करेक्ट में ईच स्लैश आर लिखा होगा, यहाँ ईज है मीन सिंगल करेक्ट है. जी, हाँ आते हैं, उस पर भी आऊंगा कि 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. हाँ हाँ, नहीं वैसे आप नॉर्मली चेक करो डेफिनेशन से, मैं ज़्यादा फॉर्मूला यूज करो, अभी आप डेफिनेशन यूज करो, है ना. सो डेफिनेशन क्या कहता है उससे भी आ जाएगा, अभी मैं लिखाऊंगा उसको. तो अभी क्या कहा हमने, ओमेगा जो आपके पास है 1 2 3 4 5 6. सो सिंपली क्या करना है आपको कि, तो हमें देखना है पहला कंडीशन था 5 शुड बी इन जी, तो यहाँ f से इन्होंने डिनोट किया, f मतलब सिग्मा फील्ड, फील्ड मतलब समझ लो. सो 5 तो सब में है. ओके, सेकेंड कंडीशन था इफ e बिलोंग्स टू g देन e कॉम्प्लीमेंट शुड बी इन g. सो e कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए. तो मान लो जैसे यहाँ पे 5 का कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 4 5 6, वो तो है ही नहीं इसलिए ये नहीं है. अब यहाँ से 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 है, 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 है,
फाई का ओमेगा, ओमेगा का फाई, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मान लो, अब यहाँ पे तुम चेक करो, मतलब यू वांट टू चेक, तो 1 2 का कॉम्प्लीमेंट तो है यहाँ पे, और 4 5 का 1 2 3 6 है ना, 1 2 4 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें क्या क्या गायब है, 3 और 6, 3 6 है ही नहीं इसमें, सो इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए ये सिग्मा फील्ड नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, मैं डेफिनेशन अभी जा रहा हूँ, आप चेक करो। एंड यहाँ पे 4 5 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, अच्छा यहाँ पे सैंपल स्पेस ही गायब कर दिया, सो ओमेगा, ये जो एम्प्टी सेट है इसका आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओमेगा हो जाएगा। सो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा, ओमेगा है ही नहीं, तो सिग्मा फील्ड नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो यही सिग्मा फील्ड होगा। तो तीसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ये था कि E1 E2 En, सो एज मेनी सेट एज यू कैन सिलेक्ट, देन इफ दे आर इन G, और यहाँ F लिखा F, then union of I from 1 to n should be in G। So आप कुछ सेट सेलेक्ट करो, इन दोनों का यूनियन लो, ये आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन ये आ जाएगा। If you select 2 sets, 3 sets और 4 sets at a time, and अब उसका यूनियन लो आप, तो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये तो बस मैं कह रहा था डेफिनेशन लगा के देखो, वैसे भी अभी बता दूंगा, इसमें कितने 5 एलिमेंट है, इसमें 4 है ना, इसमें शायद 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो अभी आगे मैं रिजल्ट बताऊंगा कि इसमें ये एक थ्योरम है कि इफ मान लो G इज, ये कलर विजिबल है ना, सो इफ G इज, सो अगर ऐसा है कि इफ जो G इज सिग्मा फील्ड और सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है ना, इफ आई सिग्मा फील्ड और सिग्मा अलजेब्रा है ना, सो ये क्या होगा, then number of element in G, इसी को लिखते हैं cardinality of G will be 2 की power n for some n belongs to natural number, ठीक है ना। so ये एक्चुअली है, so they are saying ये वन वे स्टेटमेंट है, if then स्टेटमेंट है। आप देखोगे दो तरह के थ्योरम्स होते हैं, एक में लिखा होता है if and only if, कुछ में लिखा होगा if something then something। तो जो if then स्टेटमेंट है दैट इज अ वन वे स्टेटमेंट, कि लेफ्ट जो if वाला चीज है वो इंप्लाई करेगा then वाले को, then may not imply if and only if है तो both way correct है। so if वाली चीज then को imply करेगी, then वाली if को imply करेगी, if and only if means both that। तो यहाँ पे one way है कि if G is sigma filled then number of element in G will be 2 की power n। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक वर्ड आता है कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, जिसको मैं आगे खूब यूज करूंगा, मतलब एक ही if then स्टेटमेंट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली। जैसे इसका ये मतलब होता है, सो एक वर्ड है जिसका नाम है कंट्रापोजिटिव, उसमें क्या होता है कि लाइक P implies Q स्टेटमेंट है, मतलब if P then Q, इसका मतलब क्या है if P then Q, so this will be equivalent, ये इक्विवेलेंट होगा not Q implies not P के, मतलब this statement and this statement are equivalent, दोनों की मीनिंग सेम रहेगी, ठीक है। सो जैसे ये if P के प्लेस पे यहाँ पे G is a sigma field और sigma algebra, एंड Q के प्लेस पे है नंबर ऑफ एलिमेंट इन G विल बी 2 की पावर n। तो इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, जिनको समझ आया बताइए। सो सेम स्टेटमेंट को मुझे दूसरे तरीके से लिखना है, उसको बोलते हैं कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। दिस इज अ वन स्टेटमेंट एंड इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट वो है। सो इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव क्या लिखना चाहिए मुझे, If G is not a sigma field, then number of elements in G is not equal to 2। नहीं, ये जो आपने बोला है इसको बोलते हैं इनवर्स। सो दिस इज ये कंट्रापोजिटिव नहीं, आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, P implies Q equivalent to not Q implies not P। सो आपने जो बताया वो है not P implies not Q। हाँ, सो अगर कार्डिनलिटी ऑफ G is not 2 raised to power n, then G is not a sigma field or sigma algebra, not a sigma algebra, or you can write directly algebra, algebra में भी सेम प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। सो अगर किसी ऐसा आपको सेट ऑफ सबसेट्स है G इज अ, है ना, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा,
सो यहाँ जो हम लिख रहे हैं कि G क्या है, G इज सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, और G में 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। सो मतलब 2 की पावर मतलब 2 और 4 और 8 और 16 और 32, देन दैट विल नॉट बी अ सिग्मा अलजेब्रा। तो ये वाला अप्रोच भी यूज कर सकते हैं आप वहां पे, है ना। सो यहाँ पे फॉर सम ये है n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है ना। सो यहाँ आप लिख सकते हैं n, मैंने पहले लिखा हुआ है। सो इसका ये मतलब है यहाँ पे ये है, तो देन हमारे पास ये होगा। सो देखो, सो इससे क्या गारंटी मिल रहा है कि अगर कोई G सिग्मा फील्ड है तो इट विल हैव आइदर 2 एलिमेंट और 4 एलिमेंट और 8 एलिमेंट और 16 एलिमेंट और सो ऑन। तो लाइक बीच में 5 एलिमेंट वाला कोई सिग्मा फील्ड हो ही नहीं सकता, 7 एलिमेंट वाला सिग्मा फील्ड हो ही नहीं सकता, 3 एलिमेंट्स वाला सिग्मा फील्ड हो ही नहीं सकता, है ना। इसमें या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे या 16 होंगे या 32 होंगे एंड सो ऑन लाइक दिस। तो उस कॉन्सेप्ट पे अगर ये सॉल्व करना चाहो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F1 ये था 5, है ना, 5 है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन F2 ये आपके पास 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F3 ये आपके पास 7 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F4 ये आपके पास 3 है। तो अगर ये थ्योरम लगाएंगे तो डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगा कि ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ 5 एलिमेंट है, इट कैन नेवर बी अ सिग्मा फील्ड। यहाँ 7 है, इट विल नॉट बी अ सिग्मा फील्ड, 3 है, नॉट बी अ सिग्मा फील्ड, ओनली दिस कैन बी अ सिग्मा फील्ड। तो ये भी अप्रोच लगाया जा सकता है, ठीक है। सो अभी मेनली आपको समझना है। अच्छा, मैं एक और रिमार्क लिखा देता हूं। सो जी सर वो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमको अलजेब्रा फाइंड आउट करना क्वेश्चन में पूछा, सिग्मा अलजेब्रा का आंसर भी सेम ही है। yes yes actually when sample space has finite number of element, then algebra and sigma algebra are same thing, there will not be any difference. If sample space omega has, if omega has finite number of elements, so it will have finite number of subset only. So in that case they are the same thing, algebra and sigma algebra are not different, they are same. When they are different, when sample space have infinite number of element, तो वहां पे कुछ ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा एग्जांपल। सो देयर इज वन एग्जांपल, सो मैं बता देता हूं। सो एवरी सिग्मा अलजेब्रा जो होगा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट so there may be algebra which is not a sigma algebra. So finite union होगा बट काउंटेबल यूनियन ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आप फोर एलिमेंट्स कैसे। सो एक मिनट, इफ ओमेगा हैज finite number of elements, then every algebra is sigma algebra and vice versa, and every sigma algebra is algebra. So there is no difference. If omega has finite number of elements, so you check it whether it is a sigma algebra, then you are checking algebra, or if you are checking algebra, it is sigma. Both are same thing. What I'm saying, if omega has finite element, then there is no difference between algebra. Every algebra will be sigma algebra, and every sigma algebra will be algebra itself. Now you ask. So even what I said, so if every sigma algebra or algebra, यहाँ sigma field लिखा ना, or you can write just field, sigma algebra or just algebra, you have कोई एक लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So sigma algebra
just algebra. Both have the similar property. Okay, so mainly we are talking about finite set. G में जब finite number of elements अभी बात करेंगे ना, so we are actually talking about when G is a finite set. अभी तो बात कर रहा हूं मैं. बताओ आगे बताओ. हाँ, so what is your question? Did you get the answer? सर पीछे क्वेश्चन में फार्मूला लगाया ना सर. Yes, yes, this question, yeah. या और कैसे है सर, लाइक वहाँ 6 एलिमेंट्स है ना, 2 4 6 मतलब 64. हाँ, okay. सपोज लाइक F3 में हमको 8 एलिमेंट्स है, देन आंसर देखो, yes, you need to understand the implies thing. So what I said, अगर ऐसा होता, so you see this example, then it will be better I think. यहाँ लिखा था ना, I have written 8 sets. इसमें कितने एलिमेंट था? 1 2 3 4. It is okay. 1 2 3 4. Still it is not a sigma algebra or not algebra. So the thing is, those students which have weak mathematical concepts, they understand the statement wrongly, like you also. So what happens if then a statement है, so मतलब मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों का है ना जो थोड़े weak हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी mathematics understanding नहीं है, so they don't differentiate between if a statement and then statement. What they think कि if something then something and then something if something. So for example what I'm saying here, I said, so what I said, if it is a sigma field, then number of element in G is 2 raised to power n. What you are thinking, if some set has 2 raised to power n element, then it will be a sigma field. I didn't say this. What you are understanding actually? समझ रहे हो ना, मैंने ये नहीं कहा कि किसी में 2 की पावर n एलिमेंट होगा तो वो सिग्मा फील्ड होगा, ऐसा मैंने नहीं कहा है. तो कि तुम समझ रहे हो, तो आप गलत समझ रहे हो एक्चुअली. What I said, this is a one way statement. मैं समझाया हूं तुम्हें कि one way statement. हाँ वो इफ एंड ओनली इफ होगा ना, तभी ऐसा होगा ना. ये वन वे स्टेटमेंट है ना, ये क्या कहना चाह रहे तुम? अगर किसी सेट में 2 की पावर n एलिमेंट है, इफ अ सेट कंटेन 2 4 8 16 एलिमेंट, there is no guarantee that it will be a sigma field or field. It will be a sigma algebra or algebra. There is no guarantee. But if do not have 2 raised to power n element, then there is a guarantee it is not a sigma field. Now you have to understand. वही बोल रहा हूँ, थोड़े से अब रिवीजन करोगे तो क्लैरिटी समझ आएगी. तो इनिशियली तुम गलत इंटरप्रेट करोगे इस थ्योरम को. हाँ जी, सो क्या नाम है आपका? व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग? आपको लग रहा है कि 4 एलिमेंट होगा तो सिग्मा फील्ड होगा, ऐसा मैंने कहा ही नहीं है. नहीं सर, मुझे पता है सर, लाइक हाँ ये है तो ये को कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए. हाँ, तो क्या डाउट है आपका वहां पे? 8 एलिमेंट में नहीं, एक्चुअली व्हाट आई नो, यहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है. So we know if it is a algebra, then it will have either 2 element or 4 or 8 or 16 and so on. Since they are not suitable choice, so that's why obviously this is the correct option without checking. But suppose all 4 option has only 4 elements, then theorem will not help us. Are you getting? मान लो फर्स्ट ऑप्शन में भी 4 एलिमेंट होता, यहाँ भी 4 एलिमेंट होता, यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 ही होता, सिग्मा फील्ड में 4 एलिमेंट होता. इफ दिस हैज 4 एलिमेंट, देन वी कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. देन यू हैव टू गो थ्रू definitions only. Theorem will not help. Theorem is helping here because only one set is here which has 4 element. This is the only suitable option. There is nothing more. So you don't need to check by definition. Otherwise you have, अगर सब में 4 एलिमेंट ही होता तो आपको चेक करना पड़ता. So that is the point. And the second thing आप जो सोच रहे हो एक्चुअली वहां पे कह रहे हो आप, so you are saying यहाँ पे 6 एलिमेंट है. So there are 3 sets involved here. One is omega, other is a set of all subsets. So omega के पास 6 एलिमेंट है.
तो ओमेगा के पास टोटल 60, आप कह ना 2 की पावर 6 कितना होता है 64. So omega has total 64 subsets. Now it is our choice. We can select as many subsets from the subsets of omega. So you may select one subset, two subsets, three subsets, four subsets, 5, 6, 7, 8. If you choose all, then you will choose all subsets means 64 subsets. तो ये आपका पावर सेट हो जाएगा. पावर सेट is by default a sigma algebra, sigma field. So they choose 3 subsets of that. Here they choose 7 subset of that. Here they choose 4 subset of that. Here they choose 5 subset of that. Now you have to check. So they are the set of subsets, set of few subsets. Now you have to choose whether check whether these are filled or not, algebra or not. So you have to check whether empty set belongs to or not. Complement should be there. Every set complement should be there. And then if you choose 2 element, 3 element, 4 elements out of this, then their union should be there. This is a condition. So you have to go through by definition. Why they said using theorems? Because there are odd choices. Any set with 3 element cannot be a sigma field. Any set with 7 element cannot be a sigma field. Any set with 5 element cannot be a sigma field. So by that choice only B is the correct option. What is said using theorems. Is it clear? हाँ जी. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. So और कोई क्वेश्चन है तो पूछो. So you have to go by definition. If all have 4 element है ना, so मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ मैंने example दिए हैं. So here it was the example that this had 4 element, but this is not a sigma field. This has 4 element, it's not a sigma field. So being 4 element does not guarantee it is a sigma field. है ना? यहाँ पे बहुत सारे, so जरूरी नहीं है ना. So you have to go through definition. वहाँ पे चूंकि 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से कुछ है. So that's why we selected. Anyway. कुछ पूछना है किसी को? ही बताओ अभी तक. तो अगर ओमेगा फाइनाइट सेट है तो इसके पावर सेट में भी फाइनाइट एलिमेंट होगा, तो उस केस में जो भी सिग्मा फील्ड बनेगा वो फील्ड ही होगा, जो भी फील्ड बनेगा वो सिग्मा फील्ड होगा. दोनों सेम चीज है. मेनली जब अनकाउंटेबल नंबर, मतलब जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ओमेगा में, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि फाइनाइट यूनियन बिलोंग करे उसमें, बट काउंटेबल यूनियन बिलोंग ना करे. ऐसा हो सकता है. सो मैं ऐसा एग्जांपल ही बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो. वो चेक करना पड़ेगा ना. ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएगा ऐसा ना. वी हैव दैट एग्जांपल, वो बुक में मिल जाएगा. सो देखना पड़ेगा. नहीं वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया इस पर. तो मतलब देयर आर एग्जांपल जहाँ पे द सेट विल बी अ algebra but it may not be sigma algebra, है ना. Every sigma algebra will be algebra, there is no problem, but there may be a set G which is algebra but is not a sigma algebra. ऐसा हो सकता है. So वो मुझे ढूंढना पड़ेगा. कुछ एग्जांपल था हमारे पास ट्यूटोरियल सीट में, मैं भूल गया हूँ क्या था वो. काउंटेबल सबसेट्स, तो उससे कुछ देखना पड़ेगा. नहीं अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो अभी हमने लास्ट क्लास में अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट मतलब इवेंट स्पेस, दैट इज द अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा यू कैन से. अब आते हैं यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना. सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन. सो क्या होता है ये? तो अच्छा, देयर आर 2 डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमें यहाँ पढ़ना है ना. एक तो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब एक है क्लासिकल डेफिनेशन और एक है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, है ना. ये चीज हमारे पास है. तो क्लासिकल डेफिनेशन एंड एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, that 2 definition we have to study. So तो what is the classical definition of probability, किसी को आइडिया है? So classical definition of probability और you say relative frequency, इसी यहीं पे यहाँ बोला हुआ है. So
So we write probability as relative frequency. इसमें क्या होता है, सिंपल है, जैसे आप जानते हो ना, if I toss a coin 1000 times, for example, if head comes 600 times and tail comes 400 times, then probability of getting head अगर आपसे पूछता है तो 600 out of 1000 है ना, and tail 400 out of 1000, ऐसा हो जाएगा. So ये देखना है कि फेवरेबल आउटकम क्या है. बट और दूसरा केसेस है. सो क्वेश्चन है कि इज इट ऑलवेज ट्रू, क्वेश्चन ये है यहाँ पे. सो बताओ किसी को आइडिया है व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाउ डू यू डिफाइन प्रोबेबिलिटी. इसमें क्या होता है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. तो ये डेफिनेशन है जो आप लोअर क्लास से फॉलो करते हैं, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना. देयर आर एग्जांपल्स, अभी देखते हैं. हाँ हाँ, सो इसके रेस्ट्रिक्शन है, एक तो सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, एंड दूसरा रेस्ट्रिक्शन है कि सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली होनी चाहिए. एक तो सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड सेकंड रेस्ट्रिक्शन है कि एलिमेंट्स जो हैं सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली होने चाहिए. ये है. अच्छा, इससे पहले अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ टर्म अगर बुक में आप देखोगे ऐसे डिफाइन करता है. सो एक वर्ड जो सैंपल स्पेस को लोग ऐसे भी डिफाइन करता है. सो इफ सिग्मा अलजेब्रा इज नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल मींस पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज सिग्मा अलजेब्रा. अगर उसके अलावा कोई और है तो ऐसा लिखता है ये. सो लेट ओमेगा बी सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एंड मान लो मैं इससे यहाँ पे जी डिनोट कर रहा हूँ सिग्मा फील्ड को, एंड जी बी अ सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा, है ना. सो यहाँ पे सिग्मा अलजेब्रा लिख देता हूँ, सिग्मा अलजेब्रा. देन ये जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर ओमेगा कॉमा जी, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है. दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. तो आप सोच रहे होंगे हम तो सिर्फ ओमेगा को सैंपल स्पेस बोलते थे, ये ऑर्डर पेयर क्यों लिया गया है. तो एक्चुअली ओमेगा को हम सैंपल स्पेस अलोन तब बोलते हैं जब आपका सिग्मा फील्ड पावर सेट हो सैंपल स्पेस का. एंड पावर सेट में क्या है कि ऑल सबसेट्स अवेलेबल है, पावर सेट में सारे सबसेट्स हैं. सो एनी सबसेट यू टेक विल बी इवेंट. अब एक्चुअली इवेंट क्या होगा, तो ये जो जी हमने लिखा है, जो सिग्मा फील्ड है, सिग्मा फील्ड है, दिस इज द सेट ऑफ इवेंट्स, ये होगा सेट ऑफ इवेंट्स. सो सिग्मा फील्ड को हम सेट ऑफ इवेंट्स बोलते हैं. जो भी एलिमेंट सिग्मा फील्ड में अवेलेबल है ओनली दैट आर इवेंट्स, बाकी नहीं होगा. मतलब हो सकता है ओमेगा का सबसेट हो. एग्जांपल के लिए देखो, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो तुमने एक डाई को रोल किया, है ना. सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. सो ओमेगा इज 1 2 3 4 5 6, ठीक. और मैं इसके पास टोटल 64 सबसेट्स हैं, राइट. ओमेगा इज दिस, इट हैज टोटल 64 सबसेट्स. बट मैं अगर सिग्मा फील्ड में मान लो सिर्फ 4 एलिमेंट ले रहा हूं, 5 ओमेगा 1 2 और यहां ले लो 3 4 5 6. सो यहां पे ओनली 4 इवेंट्स आर देयर. यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली दीज 4 इवेंट्स. रेस्ट 60 सबसेट जो दे आर नॉट इवेंट्स हियर, ठीक है ना. तो हम जो लिखते हैं कि एनी सबसेट ऑफ ओमेगा इज कॉल्ड इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल, वो तब बोलते हैं जब आपका सिग्मा फील्ड पावर सेट होगा. सो पावर सेट में क्या है, ऑल सबसेट्स अवेलेबल है, दैट्स व्हाई ऑल सबसेट्स आर इवेंट. यहाँ पे ये जो 4 सेट्स है, E1 जो कि 5 है, E2 जो कि आपके पास ओमेगा ले लिया मैंने यहाँ पे, सो ओमेगा है, E3 1,2 एंड E4 आपके पास है 3 4 5 6. They are only events here. So there are only 4 events in this experiment. जबकि इसके पास टोटल कितने सबसेट है, 64 सबसेट. Not all subsets are event here. So event होगा अगर सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल है, मतलब other than power set of omega है, then only elements of sigma field will be the event actually.
और इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जाएगा. सो वी विल ऑलवेज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट्स ओनली. इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, बाकी का नहीं निकालेंगे, पूछेगा भी नहीं आपसे. ठीक है. सो ये है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि तो इसीलिए इस पेयर को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं जब नॉन ट्रिवियल सिग्मा फील्ड होगा. तो एक और वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी स्पेस. सो प्रोबेबिलिटी स्पेस आगे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तब आएगा. तो प्रोबेबिलिटी मैंने डिफाइन किया नहीं लेकिन लिख देता हूँ. सो एक वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी स्पेस. सो एक पेयर आएगा ओमेगा, है ना. तो ये डेफिनेशन है, मतलब टर्म्स है जस्ट ओमेगा जी एंड पी. ये पी मैं बाद में डिफाइन अभी कर रहा हूँ ना प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी को दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे. तो क्लासिकल डेफिनेशन है, एक एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन है ना. सो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन के थ्रू आगे सारा प्रोसेस होगा. क्लासिकल डेफिनेशन में कुछ ड्रॉबैक्स हैं. ड्रॉबैक्स क्या है, ये फेल हो जाता है जब आपके पास सैंपल स्पेस में इनफिनाइट एलिमेंट हो जाए, तो क्लासिकल डेफिनेशन काम नहीं करेगा. क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाएगा अगर सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है. तो इसलिए एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन आया. एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से सारा काम होगा आगे. तो सो ओमेगा एफ दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी स्पेस. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस. तो ये डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी स्पेस, ये जो ट्रिपलेट है, दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस. ओमेगा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट. जी क्या है, सिग्मा फील्ड. पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं. सो ये तीनों मिलके अगर कहीं वर्ड मान लो किसी क्वेश्चन में यूज हुआ प्रोबेबिलिटी स्पेस, इसका मतलब ये ट्रिपलेट की बात कर रहा है ना. अदरवाइज अगर मान लो सिग्मा फील्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये कुछ टर्म्स है. मैं यहाँ आ रहा था क्लासिकल डेफिनेशन पे. तो इसमें सिंपल है कि मान लो ऐसा है कि लेट, सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां भी हम सिग्मा फील्ड का जिक्र नहीं करेंगे वहां पे बाय डिफॉल्ट सिग्मा फील्ड पावर सेट ऑफ ओमेगा होगा. ठीक है ना. सो ये हमारे पास कि लाइक लेट दिस बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या मैं इसको बोल दूं सिग्मा फील्ड है, सॉरी इसको बोल दूं मैं कि सैंपल स्पेस है, तो मतलब पावर सेट ऑब्वियसली सिग्मा फील्ड हो जाएगा. तो उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. सो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है हैविंग, या सैंपल स्पेस यहाँ बोल देता हूँ क्योंकि डेफिनेशन ये उसके लिए ही डिफाइन है. सैंपल स्पेस ही बोल, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना सैंपल स्पेस है which has finite number of element, या which has finite number of elements. तो एक तो ओमेगा सैंपल स्पेस है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. दूसरी चीज है ऑल्सो ऑल आउटकम्स, है ना. ऑल्सो ऑल आउटकम्स ऑफ ओमेगा आर इक्वली लाइकली. ठीक है, ऑल आउटकम्स ऑफ ओमेगा आर इक्वली लाइकली. यहाँ टू रेस्ट्रिक्शन है, एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इक्वली लाइकली. देन मान लो ऐसा है कि लेट ई, जो कि सबसेट है ओमेगा का, इज एन इवेंट. ठीक है, इवेंट. देन आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जिसको आप क्या लिखते हैं, पी ऑफ ई. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. ये लिखते हैं आप लोग. सो यहाँ आएगा नंबर ऑफ, सो दिस इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो ये हमारे पास है, लेकिन ये ऑलवेज वैलिड नहीं है ना. मैं इसका एग्जांपल जैसे एक दे देता हूँ. सो किसी को डाउट है इसमें, एक बार पढ़ लो. ठीक है, ये देखो एग्जांपल लिखता हूँ एक मैं. तो एग्जांपल है कि मान लो मैं अगर आप तुम्हारे पास एक सैंपल स्पेस लिख दूँ, चलो जैसे, तो वर्ड लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ. देखो, तो तुम्हारे पास है कि एक सैंपल स्पेस है, जैसे होता ना, मैं एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट है सपोज कि अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड इज ऑब्टेन्ड. मान लो ये एक्सपेरिमेंट है,
a coin is tossed until a head is obtained. So until head is obtained. तो इसका बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए, या टेल के बाद हेड आएगा, या डबल टेल के बाद हेड आएगा, या ट्रिपल टेल के बाद हेड आएगा, ये चलता रहेगा. इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. अब मैं ई ले लेता हूँ, मान लो इसका कोई सबसेट है जिसमें TH या TTH, हमने इन दोनों एलिमेंट को चूज कर लिया जो कि सबसेट है ओमेगा का. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हियर. क्या मैं इस डेफिनेशन से फाइंड कर पाऊंगा? सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? क्या आप ये लिखोगे 2/infinity? क्योंकि इसमें तो है ना, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है. क्या ऐसा लिखना ठीक रहेगा? तो गलत हो गया ना, ये तो 0 आ गया. दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. इसका मतलब है ये गलत है. तो यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाएगा, है ना. ये एक इवेंट है जो कि सबसेट है इसका, बट यू कैन नॉट फाइंड प्रोबेबिलिटी दिस वे. सो यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन विल नॉट वर्क. दूसरा एग्जांपल है जैसे कि एक ओमेगा है. मैं बोलते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लो एक कॉइन को टॉस किया, हेड आया तो उस कॉइन को फिर से टॉस किया. अगर पहली बार जो टॉस किया तो अगर उसमें टेल आया पहली बार, तो उसके बाद डाई को रोल किया. ये इतना ही एक्सपेरिमेंट है बस, है ना. सो उसका जो आउटकम लिखोगे तो मान लो हेड आया तो हेड के बाद हेड आ सकता है या हेड के बाद टेल आ सकता है. अगर पहली बार में टेल आया होगा तो उसने डाइस को रोल किया, तो टेल के बाद 1 आ सकता है, टेल के बाद 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. ये पॉसिबिलिटी है. बस कॉइन को एक बार ही टॉस किया. एक बार अगर एक टॉस के बाद हेड आया तो फिर उसको टॉस किया, अगर टेल आया तो डाई को रोल किया. ये है. और इसमें वही स्टॉप हो जाता है उसके बाद. तो क्वेश्चन ये है. अब मैं यहाँ भी कोई इवेंट लिख दूं. मान लो एक इवेंट ले लेता हूँ, इसमें हमने ले लिया HH और T1. आपसे ये भी सबसेट है ओमेगा का, एक इवेंट है, इसका सबसेट है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 कितना है ये 8. क्या ये सही होगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग. हाँ. सो इसके आउटकम्स कोई लाइकली नहीं है. हेड की अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे हम लोग सोचे कि पहली बार कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और दूसरी बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो इंडिविजुअली सोचोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी. इसकी प्रोबेबिलिटी भी इंडिविजुअली सोचोगे तो 1/4 आएगी. अब इसकी प्रोबेबिलिटी सोचो इंडिविजुअली, तो पहली बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और डाइस पे 1 आने की 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है एक्चुअली. इसकी भी आएगी 1/12, इसकी भी निकालोगे 1/12, इधर इसकी 1/12, ये 1/12 वाला है ना, तो ये 1/12 और इसकी प्रोबेबिलिटी को 1/12. कि क्या आउटकम्स इक्वली लाइकली है यहाँ पे? नहीं है. दिस इज रॉन्ग. यहाँ भी तुम देखते तो हेड आने की एक बार कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, इसकी 1/16 होगी. तो जितने भी आउटकम है सबके प्रोबेबिलिटी अलग अलग है. तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि जितने भी आउटकम्स हैं दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस. कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इक्वली लाइकली क्या होता है ना, यहाँ ये वर्ड लिखा ना मैंने, इक्वली लाइकली. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इक्वली लाइकली? कि ऑल आउटकम्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस. तो वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है ना. एक तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, पहली कंडीशन फेल हुई. दूसरी कंडीशन है ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, चांसेस अलग अलग अकरेंस होने. यहाँ भी ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली. सो ये वाला डेफिनेशन फेल कर जाएगा. तो यू कैन नॉट राइट 2/8. तो क्या आंसर आएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है, सो इट कैन बी सॉल्व यूजिंग एक्सोमेटिक डेफिनेशन. तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन से इसका आंसर आएगा. बाकी अगर मैं तीसरा आसान सा एग्जांपल लिखूं तो वो ओके है. जैसे मैं अगर बोलता हूं कि coin is tossed once, तो HH, HT, TH, TT ये आपका सैंपल स्पेस है. अगर पूछता है कि ये एक इवेंट है, सो अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, मैं ऐसा बोल देता हूं, और नहीं 2 फेयर कॉइन है ना. सो 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड. मान लो ऐसा है कि 2 फेयर कॉइन को टॉस किया आपने. सो ई अगर हो गया HH और TT, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E. सो हियर 2/4 इज ओके. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. फेयर कॉइन को टॉस किया, सो ईच आउटकम है चांस 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 2/4 आएगा. सो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें,
इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 2/4. दिस इज ओके. सो ये क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ काम करेगा. सो क्लासिकल डेफिनेशन के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम होने चाहिए और इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए सैंपल स्पेस में, तब हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो ये एक एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन का हमने आज डेफिनेशन लिखा और एक दो एग्जांपल्स किए. इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में. सो अभी ये है. तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन. तो कल की जो क्लास होगी, डेली क्लास चल रही है, तो कल जो क्लास होगी तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द दिस एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन क्या है. ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. बट ये तभी ओके है जब आउटकम्स जो इक्वली लाइकली हैं, तभी ओके है. तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्लासिकल डेफिनेशन. और ये अभी नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूंगा एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन. फिर आगे आएंगे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी फंक्शन, उसके बाद है ना. तो ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ठीक है जी. सो अभी ये स्टॉप करते हैं. चलिए, थैंक यू. तो अभी सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास है एकलव्य 1 में, तो जिनको अटेंड करना हो रुक सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं. बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो. असाइनमेंट ड्राइव में बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी है, आप देखो ढूंढो उसमें जो प्रॉपर्टी के मिले, अब ट्राई करो. ठीक है. तो ये वाली क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ. अब एकलव्य 1 की क्लास होगी. थैंक यू. अभी दो तीन प्रॉब्लम क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा. अभी एक दो क्लासेस और प्रॉब्लम क्लास होंगी जिसमें हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद क्लास होगी वहाँ पे रैंडम वेरिएबल की.